नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयनाइज्ड हीलियम स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम भली बात ही जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला रिडरबर्ग रिज फॉर्मूला प्रूव किया था। जो वेव नंबर होता है इन्वर्स होता है वेवलेंथ के, तो ये चीज़ आती है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, जो फाइनाइट न्यूक्लियर मास था ना, उसको हमने कंसीडर किया था, जिसकी वजह से हमारे रिडरबर्ग कांस्टेंट में वेरिएशन आता है। तो उसको भी हमने इंक्लूड किया। आर इन्फिनिटी नहीं लिया, मास हमने न्यूक्लियस का फाइनाइट लिया, जिसकी वजह से हमने मास एम माना न्यूक्लियस का, तो हिल्डरबर्ग कांस्टेंट आर एम हो गया। तो ये भली बात ही जानते हैं। तो देखो, आयनाइज्ड हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा हमारे पास। तो जेड का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 हो गया, तो 4 आ गया। और हीलियम कंसिडर कर रहे हैं तो हमने एच ही लिख लिया सिंपली। अब जो हम कंपैरिजन करेंगे ना, हाइड्रोजन और हीलियम के स्पेक्ट्रम में कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअली हम कंपैरिजन करेंगे बार्मर लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पिकरिंग लाइंस ऑफ आयनाइज्ड हीलियम। तो यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में आता है, किस सेल में आता है, फोर्थ सेल में। कहाँ से, अपर सेल से। तो अपर सेल कौन सी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यदि ये केस होता है ना, तो आयनाइज्ड हीलियम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिकरिंग सीरीज बोलते हैं। ये पिकरिंग एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये बताया था सबसे पहले। एक्चुअली सबसे पहले ना पिकरिंग सीरीज ऑब्जर्व की गई थी स्टार्स में। ठीक है, तो जो फोर्थ सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा, आप देखो ये सिंपली कुछ ऐसे होगा। ये मान लो मेरे पास इनका वैल्यू 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो आयनाइज्ड हीलियम के लिए फोर्थ में इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से आ सकता है मेरे पास। ठीक है, 5th से आ सकता है, 6th से आ सकता है, 7th से आ सकता है, 8th से आ सकता है। तो ये मेरे पास है, तो इसको हम पिकरिंग सीरीज बोलते हैं। ये नियर अल्ट्रावोलेट रीजन और विजिबल रीजन में हमें इसका स्पेक्ट्रम मिलता है। दूसरी है फाउलर सीरीज। जब n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 3 में, 4 से, 5 से, 6 से, इसको बोलते हैं फाउलर सीरीज। ये अल्ट्रावोलेट और विजिबल रीजन में आती है। n इज इक्वल टू 2 में जब आता है, कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, 3 से, 4 से, 5 से, वो लाइमन सीरीज होती है। ये दोनों लाइमन सीरीज है, ध्यान रखना। ये हम हीलियम स्पेक्ट्रम में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और एन एफ इज इक्वल टू 1 होगा, तो 2 से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकते हैं। लाइमन सीरीज है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम अल्ट्रावोलेट। हम हीलियम एटम स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम फिर से करेंगे जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बस ये आपको एक ओवरव्यू दिया गया है, कंपैरिजन ही किया गया है। और कंपैरिजन हम सिर्फ पिकरिंग सीरीज में करेंगे हीलियम की, और हाइड्रोजन की बाल्मर सीरीज में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करो कंपैरिजन अपना। देखो, अ कंपैरिजन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर RH विद द पिकरिंग सीरीज फॉर्मूला फॉर ये। अब देखो, हमने ये हीलियम जो रिडरबर्ग कांस्टेंट को हमने लिया है ना, तो एक बात हमने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, हमने फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर किया है। इसी वजह से दोनों का देखो क्या है, रिडरबर्ग कांस्टेंट इन अलग अलग आएगा। तो ये हमारे पास सिंपली हाइड्रोजन के लिए जब लिखेंगे बाल्मर सीरीज, हम क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए बाल्मर सीरीज जब लिखेंगे तो क्या होता है, बाल्मर सीरीज वो होती है जब हमारे पास सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 3 से, 4 से, 5 से। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए हो गई, ठीक है, बाल्मर सीरीज है। ये हमारे पास पिकरिंग सीरीज हो गई। तो पिकरिंग सीरीज मैंने आपको ऊपर बताया था, फोर्थ सेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, कहाँ से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, उसको हम पिकरिंग सीरीज बोलते हैं। तो ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए ये लिखा, ये आयनाइज्ड हीलियम एटम के लिए मैंने लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको अब देखो, ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। तो बाल्मर सीरीज में यदि इलेक्ट्रॉन मेरा 3 से आए, किस में आएगा, 2 में आएगा। तो देखो क्या वेवलेंथ निकालता हूँ मैं, अब ध्यान से देखो। तो देखो ये तो 4 हो गया, 3 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 3 का स्क्वायर करेंगे या 9 आ गया। एलसीएम लेंगे, देखो नीचे 36 हो गया, डिफरेंस करेंगे तो 5 आ गया। तो सिंपली देखो मैंने वेवलेंथ तो निकाल ली अपनी, ठीक है। कब, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से आ रहा है। अब बात यहाँ पे देखो, जो एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ना, तो एक डाटा जो मिलता है ना, उसमें ये देखा गया था, जो हाइड्रोजन का देखो 3 सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, उसका वेवलेंथ यदि कंपैरिजन किया जाए किसके साथ, हीलियम का, यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, अल्टरनेट से आए, 5 से ना कि किससे आए, 6th से आए,
8 से आए, 10 से आए, 12 से आए, किस में, 4th में। तो इन दोनों की वेवलेंथ में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिला। कैसे, अभी दिखाते हैं हम आपको। देखो, तो n इज इक्वल टू 5 से नहीं लेना, 6 से। अल्टरनेट मैंने कहा, जैसे हमने 3 से लिया तो ये आ गया, तो 6 से लो एक एग्जांपल आप। तो ये आप यहाँ 6 रखोगे, 6 से 4th में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, 6 स्क्वायर हो गया। तो देखो ये तो यहाँ पे 4 हो गया 16, ये 36 हो गया, 6 से आया है, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू 4RHE। एलसीएम देखो, 16 इंटू 36 क्या, 36 में से 16 गए, कैलकुलेट करेंगे 20 आ गया। 4 से काट दिया, हमारे पास कितना आ गया, 5 पाउंड में 36 आ गया, ठीक है। अब जो देखने वाली बात है ना, गौर से देखना। देखो इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, आप कहोगे देखो दोनों का वेवलेंथ लगभग सेम है। डिफरेंस यदि अराइज हो रहा है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ, ध्यान रखना, बाल्मर सीरीज और पिकरिंग सीरीज में हाइड्रोजन और हीलियम एटम की। देखो रिडरबर्ग कांस्टेंट की वजह से ही डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब है, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे ना अल्टरनेट मेंबर्स की पिकरिंग सीरीज की, जैसे 6, 8, 10, 12, ध्यान रखना अल्टरनेट लिए हैं, वो सेम वेवलेंथ देंगे बाल्मर सीरीज के साथ। तो बाल्मर सीरीज 3 से आएगी, 4 से आएगी, 5 से आएगी, 6 से आएगी, और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये अल्टरनेट, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, ये अल्टरनेट मेंबर्स जो होंगे ना पिकरिंग सीरीज के 6, 8, 10, मैंने एक 6 से आपको दिखाया, तो देखो लगभग क्या आ रहा है, वेवलेंथ सेम आ रही है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड रिडरबर्ग कांस्टेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज आर सेम। यदि इन दोनों का रिडरबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाए, सेम, तो दोनों का वेवलेंथ क्या आएगा, सेम। तो एक्चुअली में ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जब फाइनाइट न्यूक्लियर मास नहीं कंसीडर करते थे हम, तो रिडरबर्ग हम इसको क्या लिखते थे, 5/36 आर इन्फिनिटी लिखते। यहाँ पे भी कितना आता, 5/36 आर इन्फिनिटी लिखते। तो एक्चुअली में ये देखा गया, ये आना तो सेम चाहिए था, फिर पिकरिंग सीरीज और बार्टमर सीरीज आनी सेम चाहिए थी, लेकिन एक डिफरेंस अराइज हो रहा था स्पेक्ट्रम में। क्या आ रहा था, डिफरेंस अराइज हो रहा था। आप यहाँ से देख सकते हो, देखिए एच अल्फा जो है ना बार्टमर सीरीज है, एच बीटा बार्टमर सीरीज, एच गामा बार्टमर सीरीज। n इज इक्वल टू 3 से आया है, n इज इक्वल टू 4 से, n इज इक्वल टू 5 से, n इज इक्वल टू 6 से, और जो मैंने डैश डैश बनाया है ये मेरे पास पिकरिंग सीरीज है। लेकिन देखो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। यदि हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करते हैं तो दोनों का सेम इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करते हैं तो दोनों की वेवलेंथ सेम आनी चाहिए थी। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डिफरेंस आ रहा है, वेवलेंथ्स में एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये वेव नंबर लिखा है मैंने, वेव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ऐसे डिक्रीज होगी। तो डिफरेंस आया किसकी वजह से, ये दोनों सेम नहीं है तभी तो डिफरेंस आया। सेम कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल ये होते नहीं है क्योंकि हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं दोनों क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन शोज दैट बाल्मर लाइंस ऑफ हाइड्रोजन आर नॉट एग्जैक्टली कोइंसिडेंट विद द अल्टरनेट लाइंस ऑफ पिकरिंग सीरीज ऑफ आयनाइज्ड हीलियम। तो ये केयरफुल, जब हाई रिजोल्यूशन से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं बाल्मर लाइंस और पिकरिंग लाइंस कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, उनके बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस आ किसकी वजह से आ रहा है, रिडरबर्ग कांस्टेंट की वजह से तो वो डिफरेंस आ रहा है। और रिडरबर्ग कांस्टेंट में डिफरेंस आता कब है, जब हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करते हैं। ये हमने जब देखा था करेक्शन फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास में, पिछली क्लासेस में, समझ में आ गई बात। तो ये हमने डिफरेंस देखा। तो एक तरीके से ना एक बेस्ट एग्जांपल है ये शो करने के लिए कि हम न्यूक्लियस के मास को इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, फाइनाइट मास लेंगे उसका और उसके मोशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकते। बेस्ट एग्जांपल है कंपैरिजन जो हमने किया हाइड्रोजन और आयनाइज्ड हीलियम के स्पेक्ट्रम में, बार्मर सीरीज और पिकरिंग सीरीज में, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, ये देखा गया जो सीरीज लिमिट कहने का मतलब देखो मिनिमम वेवलेंथ होता है। क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ, इस बात का ध्यान रखना। यदि वो ये कह देना कोई पर्टिकुलर, मैं यदि कह दूँ तुम्हें लाइमन सीरीज है और उसमें सीरीज लिमिट निकालो, तो कहने का मतलब है मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। अब देखो मिनिमम वेवलेंथ आएगी कैसे, ठीक है। अब देखो जैसे ये मेरे पास है, ये सेल है मेरे पास, सपोज यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है बाल्मर के लिए और यहाँ पे n इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी होगा। अब देखो एनर्जी का डिफरेंस कितना ज़्यादा हो गया ना दोनों में, है ना। तो देखो एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो वेवलेंथ मेरे पास क्या आएगी, कम आएगी, है ना। तो इसलिए सीरीज लिमिट में देखो ये मिनिमम वेवलेंथ हमने कंसिडर की है।
तो सीरीज मिनिमम वेवलेंथ, तो दोनों का बाल्मर सीरीज का भी और पिकरिंग सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ निकाल ले। तो देखो Ni हम क्या ले, इन्फिनिटी ले, तो कहने का मतलब है इनफाइनाइट से जब हम इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में, देखो यदि इनफाइनाइट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर आऊँगा मैं, तो ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा, ये बचेगा RH/4 बचेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी से लेकर आऊँगा तो 4RH/16 बचेगा। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे लगा के किया है, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो वेवलेंथ तो मिनिमम आएगी, लेकिन वेव नंबर मैक्सिमम होगा हमारे पास, क्योंकि इन्वर्स होता है उसका। तो हाइड्रोजन के लिए तो हमने निकाला, कितना आ गया हमारे पास, कि वो तो बाकी 0 हो गया ना 1/∞ करने पे, तो बार्मर के लिए 1/4 आया। ये कितना आया हमारे पास, 4/16 हो गया। देखो 4 से 4 काट दिया, नीचे 4 बचा। यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, रिडरबर्ग कांस्टेंट की वजह से आ रहा है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था ना, देखो बार्मर और पिकरिंग सीरीज में जैसे मैंने बताया बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कौन साइड नहीं कर रहे। तो जब उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया गया ना, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया गया ना वेवलेंथ्स में, वो हमें कितना मिला एक्सपेरिमेंटली, 11 सेंटीमीटर मिला, 11 सेंटीमीटर इनवर्स मिला। अब देखो इसकी मदद से ना हम क्या निकाल पाए, ये निकाल पाए कि रिडरबर्ग कांस्टेंट और हीलियम के और हाइड्रोजन में कितना अंतर होता है। अब देखो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 4 है ना, देखो मैं इसको यहाँ पे 4 ले जाऊंगा, यहाँ पे नीचे 4 बचा था, इसको 4 ले जाऊंगा, और जब इन दोनों को घटाऊंगा 4 कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ मेरे पास मिलेगी। और अभी हमने देखो क्या भी बताया था, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 का आ रहा है। अभी बताया था ना, इट इज फाउंड एट द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर एंड पिकरिंग सीरीज डिफर बाय 11 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 11 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो रिडरबर्ग कांस्टेंट हीलियम और हाइड्रोजन में कितना अंतर होता है, 44 सेंटीमीटर क्यूब का अंतर, 44 सेंटीमीटर इनवर्स का। देखो काफ़ी बार मैंने बोलते वक्त फंबल कर जाता हूँ, तो इधर उधर यदि कोई वर्ड बोल रहा है ना, तो आप समझ जाना, कंसेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा देखो खत्म हो गया, ये जो हमारा था कंपैरिजन, ये क्या हो गया, खत्म। और कंपैरिजन हम किसकी वजह से कर पाए, रिडरबर्ग कांस्टेंट में डिफरेंस आता है, जो फाइनाइट न्यूक्लियर मास जब हम कंसीडर करते हैं तब हम लेते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखो हमारे पास है बोर्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। देखो बोर ने क्या कहा था, बोर ने कहा था कि कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल हमें ये दिया था कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है ना, उसके कोरस्पोंडिंग क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट हम क्या कुछ रिजल्ट ले सकते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ कंडीशंस लगाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स मिलनी चाहिए। तो एक कोरस्पोंडेंस था दोनों के बीच में। तो मैं दो उन्होंने पार्ट दिए, पहला कि जो प्रिडिक्शन ऑफ क्वांटम थ्योरी बिहेवियर की फॉर एनी फिजिकल सिस्टम मस्ट कोरस्पोंड टू द प्रिडिक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ कंडीशंस लगाए, कुछ सर्टेन लिमिट्स लगाए, वो हमें क्या दे देंगी, क्लासिकल थ्योरी का रिजल्ट्स दे देंगी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि यदि हम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू ज़्यादा कर दे, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या कर दे, बहुत ज़्यादा कर दे, तो इस लिमिट में क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स जो हमें क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट देगी। पहला तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कोई भी सिलेक्शन रूल जो हम लगाते हैं ना, ये करने क्वांटम से क्लासिकल जाने के लिए, ठीक है ना, वो स्मॉल क्वांटम नंबर्स पर भी वैलिड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि हमने क्वांटम नंबर्स की वैल्यू ज़्यादा की तो हमें क्या मिल गया, क्लासिकल रिजल्ट मिल गया, ठीक है। और हम कम कर रहे हैं तो क्लासिकल रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, क्वांटम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो दोनों रूल्स हमारे यही कहते हैं, यही थे हमारे बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब देखो क्लासिकल इसको बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए जैसे मैंने बताया, हम फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल लेते हैं। अब ये चीज़ हमने देखो जब मैंने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी इन nth ऑर्बिट बोर की निकाली थी ना, तब हमने क्लासिकल फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी कि क्लासिकली एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है।
तो क्लासिकली हमने ये देखा था द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनर्ट ऑर्बिट कितना था, F इज इक्वल टू 2R इन्फिन, क्योंकि बोर से तो हमने ये क्लासिकली तो हमने यही निकाला था, फाइनाइट न्यूक्लियर मास नहीं कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडर करते हैं क्लासिकल के केस में, इसलिए मैंने यहाँ पे R इन्फिनिटी लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये चीज़ हमने निकाल दी थी। हम हाइड्रोजन एटम का केस ले रहे हैं तो जेड का वैल्यू हमने देखो 1 कर दिया। ये फॉर्मूला देखो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी रेडिएटेड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लासिकली। तो जैसे मैंने बताया हम क्लासिकल केस कंसिडर कर रहे हैं, तो यही फ्रीक्वेंसी होता है जो उसका ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी होता है और यही फ्रीक्वेंसी वो रिलीज भी करता है। क्लासिकल एग्जाम्पल हमारा ये था, क्लासिकल रिजल्ट। अब बात करते हैं क्वांटम रिजल्ट की। अब देखो हम निकालेंगे ना क्वांटम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से क्वांटम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो उस क्वांटम फ्रीक्वेंसी में हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ लिमिट्स लगाएंगे, उसकी वजह से हमें क्लासिकल फ्रीक्वेंसी यदि मिल जाती है तो बोर कोरस्पोंडेंस प्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, तो कितना होता है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल, सपोज में प्लैंक कांस्टेंट, तो ये कितना होगा, आर इन्फिनिटी इंटू में वेलोसिटी ऑफ लाइट 1। ये चीज़ हमने कहा, ये हम ऑलरेडी हम जानते हैं, ये चीज़ हमने की है, ठीक है। देखो जब ये सी नीचे आ जाएगा ना 1 में लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है ना, 1 लैम्बडा यही तो होता है, तो म्यू में सी हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया वहाँ से। अब क्या करना है, अब मान लो ट्रांजिशन लेंगे हम, ठीक है, क्वांटम लेवल्स में ट्रांजिशन लेंगे, क्वांटम स्टेट्स जो है हमारे पास ये है, ये मेरे पास सपोज यहाँ n+1 स्टेट है और ये सपोज मेरे पास n स्टेट है, तो ऊपर वाली स्टेट से इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो n इनिशियल मेरा n+1 हो गया और ये मेरे पास n आएगा, ठीक है। तो n स्टेट में ट्रांजिशन लेंगे हम अपना, तो दोनों में वैसे डिफरेंस कितना है, दोनों ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस कितना है, 1 का ही तो डिफरेंस है, तो 1 का हमने डिफरेंस लिया, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम इससे अगली स्टेट से ना के इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, वो भी ले सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। तो हमने बस अभी ये क्या है कि बस इससे अपर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n रखा, ये हमारा इनिशियल n+1 हो गया, तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ गया, सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि n² यहाँ से आएगा ना, जब इसको सोल्व करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ ऊपर कितना आएगा यहाँ पे सोल्व करने के बाद, ठीक है। ये बेसिक्स ये आप कर लोगे, इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई। अब हम अपना देखो कंडीशन लगाएंगे, बोर ने क्या कहा था, जब क्वांटम नंबर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो क्वांटम फिजिक्स जो है हमें, क्वांटम फिजिक्स जो है क्या देगी, क्लासिकल रिजल्ट्स देगी। तो यदि n का वैल्यू जो है 1 से बहुत ज़्यादा है, तो देखो जब 1 से बहुत ज़्यादा है तो 2n में कुछ 1 का जोड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मिलेगा हमें, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहेगी, तो 2n को 2n रख देंगे, n² एज इट इज रहा। देखो n में कुछ जोड़ा गया, अब मैंने बताया 1 जोड़ेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि n का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये n² आ जाएगा हमारे पास, नीचे n की पावर 4 है, ऊपर n है, तो रिजल्ट आ जाएगा नीचे n³। और यही तो हमारे पास देखो क्या था, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी थी, आगे ही नहीं आ गए हमारे पास क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थस इन द लिमिट ऑफ वेरी लार्ज क्वांटम नंबर्स को जब हम बड़ा ज़्यादा कर देंगे तो इस लिमिट में हमें क्वांटम थ्योरी के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम होते हैं, किसके, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के। और यही हमारा क्या था, बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल था, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल था बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल को प्रूफ करने का। अब हम ये जैसे हमने भी मैंने बताया था, हमने ट्रांजिशन क्या लिया था, डिफरेंस 1 लिया था, ठीक है ना। यदि हम del(n)2 ले, del(n)2 कहने का मतलब है कि हमने भी ऊपर क्या प्रूफ किया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था ना, अब ये दूसरी सेल से भी आ सकता है, ये मेरे पास सपोज n है, ये मेरे पास n+1 स्टेट हो गई, ये मेरे पास n+2 स्टेट हो गई, तो del(n) यदि 2 है तो कितना म्यू कितना आ जाएगा, 2f फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जो मेरे पास क्वांटम फ्रीक्वेंसी है ना, और f को मैंने क्या कंसीडर किया, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, म्यू को क्वांटम फ्रीक्वेंसी, f को क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 गुना हो जाएगी। यदि सिलेक्शन रूल मेरे पास 3 होता है तो मेरे पास कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 3 गुना फ्रीक्वेंसी आएगा। यदि मेरे पास वो 4 होता है तो 4 गुना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, del(n) कितना होता है 4, तो 4 गुना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले टॉपिक में मिलते हैं।